आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। आज यार हम बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का पार्ट 8 करने को जा रहे हैं। पार्ट 8 पार्ट 9 होगा, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया होगा। यार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा कभी कभी बोरिंग सा लगने लग जाता है और कहते हैं यार इतने पार्ट्स कौन करेगा एक पूरे के पूरे चैप्टर के। अरे क्या करे, चैप्टर ही इतना बड़ा है। हमारी पूरी की पूरी यार माय गोल, माय एस्पिरेशन, माय थॉट्स फॉर यू आर सो प्योर, they are so dedicated that I want you guys to complete the whole course। ऐसे नहीं कि यार 5-6 टॉपिक पढ़े, 10 टॉपिक है उस चैप्टर में 5-6 करे और हो गया काम। नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना। हमारा टारगेट 100 में से 100 है यार। वी आर टारगेटिंग 100 आउट ऑफ 100, वो हम लेके आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यार ये पार्ट 8 है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ए टू जेड हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने वो सारी की सारी वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम में आने वाली है। मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुकी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स वी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। और यार पूरी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमिक्स हम कहां पे कर रहे होंगे, जनवरी के अंदर हम खत्म कर देंगे। अकाउंटेंसी भी बहुत जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो यार पूरा का पूरा बकअप है, पूरा की पूरी टीम लगी हुई है आप सबके लिए। हमें पीछे नहीं हटना है, जल्दी से स्टार्ट कर देना है। जल्दी से सारा का सारा कोर्स खत्म करेंगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। आई पर्सनली स्कोर्ड 98 व्हेन आई वाज इन क्लास 12। यार 98 बिजनेस स्टडीज में मैं बता रहा हूँ, इट्स वेरी मच पॉसिबल। मैं खुद लास्ट के 3 महीने पढ़ा था। अगर इससे मैं पढ़ना शुरू कर रहे हो, घबराने की बात नहीं है। शुरुआत से पढ़ना शुरू कर रहे हो, शुरुआत से वीडियो देख रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सही जा रहे हो, अच्छा कर रहे होगे आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं उठाई तो उठा के देखना एक बार। सबसे लास्ट टॉपिक है, मतलब अभी के लिए उठा के देख लो। पर जब ये पूरे के पूरे वीडियो पढ़ जाओगे, मैं आपको दावा दे रहा हूं, जब भी आप ये वीडियोस मेरी देख रहे हो, हमारे नोट्स पढ़ रहे हो, इसके बाद ना आपको एनसीईआरटी की जरूरत है, ना ही आपको किसी केस स्टडी की जरूरत है, ना ही आपको किसी गाइड बुक की जरूरत है, क्योंकि सारा सारा यहाँ पे हो रहा होगा। अब वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं, आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये एनसीईआरटी से टॉपिक उठा रखा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं और मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज दिखाने वाला हूं कि हम आंसर्स कैसे लिख के आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल होता क्या है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, अब ये क्या सिस्टम है भैया? इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। यार हमें तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में काफी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। तुम्हें पता होगा फिक्स्ड एसेट मतलब क्या है। फिक्स्ड एसेट वो है जिनको तुम अपने दुकान में, अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में, अपने वेंचर में, अपनी कंपनी में मोर देन 1 ईयर के पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखने वाले हो, जैसे मशीनरी, सिमिलरली फर्नीचर। तो हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है, पर हमें पता है हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इन कैपिटल के अंदर, जैसे फिक्स्ड कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, इनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि हमारा जो फंक्शनिंग है बिजनेस का वो काफी स्मूथ चले। इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब इस केस में आपको ना फिक्स्ड एसेट आपके अलग होते हैं और वर्किंग एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट आपके अलग होते हैं। फिक्स्ड एसेट क्या है, जो यार फिक्स्ड रहेंगे एक बिजनेस के अंदर। इसको बहुत ही लेमन टर्म में समझो। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल हमारा टॉपिक है। पहले हम फिक्स्ड के बारे में, आज पार्ट 8 जो आप करने वाले हो, पार्ट 8 इज ओनली गोइंग टू अबाउट फिक्स्ड कैपिटल। हम वर्किंग कैपिटल क्या होती है पढ़ेंगे, बट फिक्स्ड कैपिटल के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिक्स्ड कैपिटल आर दोस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक बस को पढ़ लो। which remains in the business for more than 1 year, usually for much longer। एग्जांपल फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गई, फिक्सचर हो गए, ये सब। फिक्सचर मतलब क्या, जैसे आपने एक रैक लगवाया, आपने वुडन रैक लगवाते हो ना, बुक रैक हो गया, बुक शेल्फ हो गया, वो हो गए फिक्सचर्स। फर्नीचर मतलब सोफा वगैरह। और सिमिलरली हैवी हैवी मशीनरी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आप अज्यूम करके चलते हो, हाँ यार मेरी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम तक रीप करेगी। इसका मतलब द इन्वेस्टमेंट, द कॉस्ट यू आर पुटिंग इन, उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक होगा। कितना लॉन्ग टाइम, मोर देन 1 ईयर के। अगर मोर देन 1 ईयर तक हमारे पास बेनिफिट पहुंचा रही है वो चीज, या हमारे काम आ रही है, या हमारे बिजनेस फर्म में कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रही है, इसका मतलब वो फिक्स्ड एसेट के अंदर आने वाली है। डिसीजन टेकन फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अब डिसीजन टेकन फॉर फिक्स्ड एसेट्स, इनको हम दूसरे नाम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अगर कुछ याद आ रहा है तो आप रेजोनेट कर सकते हो। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो आपने सबसे पहले किया था कि भैया इन्वेस्टमेंट कौन से प्रोजेक्ट में करनी है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सिमिलरली लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट का दूसरा नाम आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स।
अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स स्लैश लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट को या उस डिसीजन को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है जी। फिर करंट एसेट्स, अब करंट एसेट की भी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर करंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद सारा का सारा फिक्स कैपिटल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। क्या है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच इन द नॉर्मल रूटीन ऑफ द बिजनेस गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर। जैसे कैश रिसीवेबल, ये एक साल के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल बैंक में आपका पैसा पड़ा है, वो आपका एक शॉर्ट टर्म एसेट है। क्यों? मनी इज एन एसेट, मनी एक एसेट ही तो है, मनी इज एन एसेट। सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल तुम पढ़ते हो, बिल्स रिसीवेबल्स क्या है? वो बिल्स तुम किसी और फर्म के नाम पे बनाते हो, किसी और पर्सन, किसी और कस्टमर के नाम पे बनाते हो, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ यार इस बिल, फॉर एग्जांपल 10,000 का बिल मैंने बना रखा है, 10,000 पे इन शॉर्ट मैंने क्रेडिट पे दे रखे हैं, ये 10,000 मेरे को एक साल के अंदर अंदर वो कस्टमर दे देगा जिसके नाम पे बिल है, इसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। बिल्स पेबल मतलब जो तुम पैसा दे रहे होगे। अब एक बात नोट करने वाली है इसमें, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल सिर्फ पैसा लेना ही नहीं है, एसेट लेने ही नहीं है, लायबिलिटीज भी होती है। जैसे फिक्स्ड एसेट होते हैं वैसे फिक्स्ड लायबिलिटीज भी होती हैं, जैसे करंट एसेट्स होते हैं वैसे करंट लायबिलिटीज भी होती हैं। स्टार्ट करें? ठीक है जी। अब मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम पढ़ने वाले हैं, जरूरी क्यों है और हमें करना क्यों है। अब हमने बात करी करंट एसेट्स क्या है, विद इन 1 ईयर जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंज हो जाए। सिमिलरली मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब फिक्स्ड एसेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आज पूरा का पूरा टॉपिक फिक्स्ड एसेट के बारे में ही होने वाला है। कंटिन्यू करें। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, बताया अभी, फिक्स्ड एसेट्स स्लैश लॉन्ग टर्म एसेट भी तुम बोल सकते हो। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो तुम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लगा रहे हो, इन शॉर्ट बात ये है। फिक्स्ड कैपिटल लिख लो, वो कैपिटल है या वो अमाउंट है जो तुम लॉन्ग टर्म एसेट्स को अक्वायर करने में लगा रहे हो। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वॉल्व्स, अब मैनेजमेंट क्या क्या इन्वॉल्व करती है? इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट्स विद लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस फॉर द बिजनेस। बहुत बढ़िया। किसी भी प्रोजेक्ट में या लॉन्ग टर्म एसेट में जब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तुम एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख रहे हो, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन देख रहे हो कि वो एसेट तुम्हारे किसका काम आने वाला है, वो एसेट तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाला है, वो प्रोजेक्ट तुम्हारे पास कैश फ्लो लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। अब एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 1 महीने पुराने की बात है, तो मेरे को ना कुछ स्कैन करवाना था, तो मैं स्कैन कराने गया, बुक स्कैन करवानी थी तो मैं स्कैन कराने गया। अब जो बंदा बुक स्कैन कर रहा था वो मेरे से चार्ज कर रहा था 5 रुपीज पर पेज, 5 रुपीज पर पेज चार्ज कर रहा था। अब मैंने उससे ऑलमोस्ट 200 से लेके 500 के बीच में पेजेस स्कैन करवा लिए। मेरे को लगा यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को तो आगे आने वाले फ्यूचर में और बुक स्कैन करवानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मिनी स्कैनर खुद खरीद लिया। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता है ये जो कॉस्ट मैं दे रहा था एज अ रेंट मान लो या एज अ सर्विस मान लो, मैं एज अ सर्विस इसकी परचेज कर जा रहा था 5 रुपीज पर पेज की, ये मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ती। इन शॉर्ट, जब भी तुम्हारा बल्क का काम होता है, जब भी तुम्हें लगता है ये चीज मेरे को लॉन्ग टर्म चलानी ही चलानी है, जैसे मेरे को मेरा पर्सनल एग्जांपल है, बुक्स मेरे को स्कैन लॉन्ग टर्म के लिए करनी ही करनी है, मेरे को बुक स्कैन करते रहने, हमारा तो काम ही एजुकेशन का है, तो आई नीड टू स्कैन बुक्स डे आफ्टर डे आफ्टर डे। हर मंथ में मेरे को मल्टीपल पेजेस स्कैन करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने एक लॉन्ग टर्म एसेट, अब वो मेरा लॉन्ग टर्म एसेट बन गया, वो 1 साल के अंदर खराब नहीं होगा, उसके 3 साल की वारंटी है, तो मैंने इंप्लीकेशन सोच के कि मेरे को क्या बेनिफिट होगा, क्या मेरी कॉस्ट बच सकती है। अब कॉस्ट कुछ ना कुछ उसमें भी लग रही है, बिजली का खर्चा है, वो मेंटेनेंस का खर्चा है, अगर कुछ खराबी आ गई उस मशीन को रिपेयर करने का खर्चा है, उसमें भी लग रही है कॉस्ट। बट 5 रुपीज पेज देने से अच्छा तो मैं खुद का ही खरीद दूं, क्योंकि मेरे को पता है इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट और मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट इससे रीप होगा ही होगा। ठीक है जी, ये बात है। और एक और बड़े एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, मेजर एक्सपेंडिचर सच एज दोज ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जितने भी आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन होते हैं उनका जो बेनिफिट होता है वो रीप होना शुरू होता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है आज तुमने एडवर्टाइजिंग दिया और कल से भाई तुम्हारे पास कस्टमर्स की लहर आ गई और भैया बाहर आ गए भाई कस्टमर्स की, तो मजा आ गया, तो एडवर्टाइजिंग देते रहो। एडवर्टाइजमेंट ऐसे काम नहीं करता। स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रांड इमेज तुम्हारे दिमाग में लेके आता है, फिर तुम उसके जो भी तुम वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, जो भी कंपनी एडवर्टाइज कर रही है उसका प्रोडक्ट खरीदने जाते हो। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे खर्च करना भी फिक्स्ड कैपिटल का ही एक ना एक पार्ट है। सिमिलरली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कोई भी तुम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, फिक्स्ड भैया वो फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है वो। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल तुम उसको बोल सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टाइम लगता है, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं।
उसका बेनिफिट रीप होने में टाइम लगता है, समझ रहे हो। हैविंग लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन किसी भी चीज का है ना फॉर द फर्म आर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म एसेट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ये सारा का सारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन का ही पार्ट है। मेरी बात समझ रहे हो। अब तुम बोलोगे सर कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे कैसे मूव कर गए हम फिक्स कैपिटल से। अरे फिक्स कैपिटल यूज होती है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने के लिए। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वो हैं जिनका इम्प्लीकेशन मोर देन 1 ईयर में फ्रूटफुल होगा, जिनका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होगा। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन लेने के लिए तुम्हें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन कब एनालाइज करते हो, कब लेना चाहते हो, जब तुम लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। अरे लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करने का मतलब फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब फिक्स कैपिटल तुम्हें चाहिए ही चाहिए। एक साइकिल अगर कहोगे तो बना दूंगा सर, एक साइकिल हम बना देते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या इन्वॉल्व करती हैं? इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म एसेट्स स्लैश प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स स्लैश प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर इम्प्लीकेशन देती है। उसके लिए आपको फ्यूचर इम्प्लीकेशन देने के लिए आपको फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अरे जब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फिक्स कैपिटल। आई एम श्योर ये बिल्कुल ग्राफ समझ आएगा और बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। अगर ये एग्जाम में लिख के आओगे तो भैया इससे बड़ी कोई बात नहीं है। भैया कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है? हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना मतलब फ्यूचर इम्प्लीकेशन हम देख रहे हैं। फ्यूचर इम्प्लीकेशन तभी देख सकते हैं जब हम फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? फिक्स कैपिटल चाहिए। आई एम श्योर ये पूरा मेथड तुम्हें समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल होता क्या है, अब हम समझने वाले हैं हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स है सर। लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स, जो भी तुम फिक्स कैपिटल डिसीजन ले रहे हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो, फिक्स कैपिटल मेंटेन करके चल रहे हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है और तुम फ्यूचर अच्छा ब्राइट सोच रहे हो अपनी फर्म के लिए। तुम सोच रहे हो हाँ यार मैं अगर मैं हैवी इन्वेस्टमेंट करूंगा ना तो मेरी फर्म का जो कैपिटल है, मेरी फर्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो करेगा। इसका मतलब मेरे पास ग्रोथ होगी और ओवरऑल मेरा जो फर्म है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसको तुम बोल सकते हो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, इसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फिक्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म एसेट, ये सारे के सारे एक ही नाम है। इनमें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना आपके लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए यार कोई भी डिसीजन लेने से पहले मल्टीपल बार सोचा जाता है, देखा जाता है कि यार कैश फ्लो प्रोजेक्ट कैसे होने वाला है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को याद करो, यहाँ पे कैश फ्लो प्रोजेक्ट कैसे होने वाला है। समझ लो क्या बोल रहा हूँ सर, कैश फ्लो प्रोजेक्ट कैसे होने वाला है। सिमिलरली क्या ये फ्यूचर में मेरे को इन्वेस्टमेंट रीप करेगी या नहीं करेगी। तो एक हैवी सम इन्वॉल्व होता है और मोस्टली वो जो सम होता है ना उसमें रिस्क इन्वॉल्व भी हो सकता है। क्योंकि तुमने फॉर एग्जांपल डाइवर्सिफाई करा अपना बिजनेस का कि भैया पहले मैं सिर्फ चाय बेचता था, अब हम कॉफी की फैक्ट्री भी खोल रहे हैं। तो तुमने कॉफी बनानी शुरू करी। अरे उसके लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीन चाहिए। तो तुम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो फिक्स एसेट में कर रहे हो। फिक्स एसेट की इन्वेस्टमेंट हमेशा लार्ज फंड्स पे होती है, इसलिए उसको रिवर्स करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आज तुमने लैंड ले ली 10 करोड़ की, तुम उसको रिवर्स कर सकते हो क्या? तुम्हारा ह्यूज फंड लग चुका है भैया, तुम एकदम रिवर्स उसको नहीं कर सकते। राइट, रिस्क इन्वॉल्व। सिमिलर पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड होगा तो भैया रिस्क इन्वॉल्व भी होगा। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न वाली बात भी है यहाँ पे। जितना ज्यादा तुम इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी लिक्विडिटी ब्लॉक होगी। लिक्विडिटी ब्लॉक होने का मतलब ज्यादा रिस्क है। अब कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट, दुनिया का कोई भी बिजनेस सर चल भी सकता है, खराब भी हो सकता है, तो रिस्क है। जितना पैसा तुमने लगाया भैया, जहां से भी पैसा लगाया कहीं ना कहीं से पैसा उठाया होगा या अपने प्रॉफिट से पैसा लगाया होगा, रिस्क इन्वॉल्व हमेशा रहता है उसमें। और लास्ट, इरिवर्सिबल डिसीजन। अब देखो ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बोलता है इरिवर्सिबल है डिसीजन। वही वो वाली बात, अगर तुमने एक फैक्ट्री आउटलेट खरीदा, फैक्ट्री खरीद ली, तुम ये थोड़ा बोल सकते हो नहीं नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब फैक्ट्री बेच दो। यार ऐसे ऐसे तुम इनडिसाइसिव डिसीजन नहीं ले सकते। इनडिसाइसिव नेचर तुम्हारी नहीं हो सकती। जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो वो फर्म होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। These decisions are normally irreversible, क्योंकि तुम हैवी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उन मशीनरियों को आने में टाइम लगता है। कभी कभी तो तुम किसी मशीनरी में इन्वेस्ट करते हो वो इंडिया के अंदर, तुम्हारी कंट्री के अंदर अवेलेबल भी नहीं होती, वो इंपोर्ट करी जाती है।
तो यार उसमें डिसीजन ये नहीं बोल सकते तुम इंपोर्ट कर ली, हाँ भैया वापस भेज दो मेरा मन नहीं कर रहा, तो ये होने में बहुत खर्चा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा हो जाती है, एफर्ट तुम्हारा बहुत लग रहा है, टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा लग रहा है। इसको जब अमाउंट ऑफ फंड्स की बात करते हैं ना, अमाउंट ऑफ फंड्स इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम आल्सो। तो आई एम श्योर ये चार तुम्हें बातें समझ आ गई होंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ग्रोथ होगी, फंड्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जितना ज्यादा फंड उतना ज्यादा रिस्क, तो रिस्क होगा तो हैवी रिटर्न तो है ही, पर यार हमें हर कदम संभल के चलना है, हर कदम आराम से लेना है, और लास्ट इरिवर्सिबल है, तो अपना 360 डिग्री इवैल्यूएशन करना शुरू कर दो कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे कैसे मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है। श्योर, ठीक है जी। लास्ट टॉपिक पे आज हम आ रहे हैं, वो है फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारा है, छह करने वाले हैं, 1 2 3 4, अब देख लो 5 6, बस ये 6 करेंगे, इसके बाद हमारा पूरा का पूरा ये वाला टॉपिक खत्म। उसके नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे होंगे वर्किंग कैपिटल। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस है, जैसा नेचर होगा बिजनेस का वैसा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। मान लो मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, मैं एक नॉर्मल रिटेलर हूं, मुझे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यार, 4 सोफा चाहिए, 2 चेयर चाहिए, एक काउंटर चाहिए, खत्म हो गई बात, शेल्फ लगा लूंगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। पर अगर यही मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो गया, भैया मुझे फैक्ट्री चाहिए, फर्नेसेस चाहिए, रूफ चाहिए, उसमें एग्जॉस्ट चाहिए, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मेरे यहाँ पे रॉ मटेरियल रखने की जगह अलग से गोडाउन चाहिए। देखो नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ट्रेडिंग की बात करो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगेगा। मैंने अभी तुम्हें वही एग्जांपल दिया जो इसमें बोल रखा है, राइट। फिर हम आगे स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, लार्ज स्केल पे कर रहे हो, वही स्मॉल स्केल पे कम फिक्स कैपिटल चाहिए, लार्ज स्केल पे कर रहे हो, तुम्हारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं, अब तुम मल्टीपल फ्रेंचाइजीज ले रहे हो, मल्टीपल बिजनेसेस अपना सेटअप कर रहे हो, वहां पे लैंड भी तो लोगे, वहां पे रेंट भी तो लोगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट तुम्हारी बढ़ रही होगी। A larger organization operating at a higher scale needs bigger plant, and thus plant का मतलब यहाँ पे मशीनरी भी बोल सकते हो, जगह भी बोल सकते हो, लैंड भी बोल सकते हो, and thus requires higher investment in fixed assets, जो हमने बात करी। फिर चॉइस ऑफ टेक्निक, सर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, वो तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आएगा, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आएगा। चॉइस ऑफ टेक्निक ये है, चॉइस ऑफ टेक्निक है मतलब कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, क्या ये उसकी बात कर रहा है? यस, कैपिटल इंटेंसिव वो है जिसमें मशीनरी ज्यादा चाहिए होती है, कैपिटल इंटेंसिव वो होती है। देखो टेक्निक दो तरह की हो सकती है, ये तुमने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं, 100% पढ़ रखा होगा, कैपिटल इंटेंसिव होती है और लेबर इंटेंसिव। आपको अभी के लिए ये याद रखना है, जो लेबर की कॉस्ट है, तुम्हें लगता होगा लेबर की कॉस्ट ज्यादा है, बट नहीं, कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीनरी ज्यादा यूज कर रहे हैं, मशीनरी प्लांट ये सब हैवी इक्विपमेंट बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हैवी इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ लेबर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये सब काम कर रही है। अब जब कैपिटल इंटेंसिव है तो लेबर कंपैरेटिवली हमारी कम लग रही है, बट यार उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, मशीनरी तुम्हें हैवी परचेज करनी पड़ेगी, तुम्हें अपग्रेडेशन करना पड़ेगा मशीनरी का, तुम्हें उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, उसमें क्या चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। इस केस में हमारे पास, इस केस में आप देख सकते हो कि भैया फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इस केस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और लेबर इंटेंसिव के केस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है। ठीक है जी। फिर हम आ गए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स बिकम ऑब्सोलीट फास्टर एंड आर रिप्लेस्ड मच सूनर देन से फर्नीचर। अब तुम्हारा सारा का सारा काम आईटी का है, मतलब आईटी इंडस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, तुम्हारी कोई सॉफ्टवेयर तुम बनाते हो, तुम्हारी जो पूरी की पूरी फर्म है, कंपनी है, उसके अंदर भैया 20 कंप्यूटर है, तो यार 20 कंप्यूटर को रिप्लेस करने की कॉस्ट, उनको मेंटेनेंस की कॉस्ट ज्यादा है। जितनी हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी तुम रखोगे उतना ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए होगा, फिक्स कैपिटल। सिमिलरली जितना तुम लेस और कंपैरेटिवली चीपर ऑप्शन रखोगे, जैसे फर्नीचर में क्या टेक्नोलॉजी, यार कुछ टेक्नोलॉजी है फर्नीचर में, कुछ भी है ही नहीं टेक्नोलॉजी, तो फर्नीचर तो अपना पड़ा है, फर्नीचर वहां पड़ा है, बट कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क खराब हो गई, हार्ड डिस्क भर गई, चलो भाई रिप्लेस करो। कंप्यूटर क्या एक सिस्टम है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए, परचेज करने के लिए, उनके साथ ऑपरेशन करने के लिए हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली फर्नीचर्स में कम होती है, तो तुम ये आराम से कर सकते हो, राइट। और लास्ट, सेकंड लास्ट आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जितना ज्यादा ग्रोथ चाहिए कंपनी का उतना ज्यादा फिक्स एसेट चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कि तुम्हें बात बताई, या तो तुम कोई ना कोई नया प्रोडक्ट खरीद रहे होगे, या किसी ना किसी प्रोडक्ट लाइन में एंटर कर रहे होगे। सर आज मैं बनाता हूँ टी, मेरी टी की फैक्ट्री है, सही चल रही है, अब मुझे कॉफी की फैक्ट्री खोलनी है,
बड़ा बिजनेस ही एक और नया बड़ा बिजनेस बनाता है, याद रखना। तो हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, कि एक नई फैक्ट्री खोलनी है, एक नई वेबसाइट खोलनी है, तो ये सारा क्या है, जितनी ज्यादा ग्रोथ तुम्हें चाहिए उतने ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी तुम कर रहे होगे। ठीक है जी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आपको 100% करके जाना ही जाना है। समझो क्या है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। बोलता है a developed financial market may provide leasing facilities as an alternative to outright purchase। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन रट के जाना, ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये बहुत बोल रही है सर। बहुत बार जरूरी नहीं है कि एक हैवी मशीनरी है, एक हैवी मशीनरी है और तुम्हें पता है, एक हैवी मशीनरी है और तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो फैक्ट्री का काम है सिर्फ उसी मशीनरी से होने वाला है। एक हैवी मशीनरी है और तुम्हें पता है वो मशीनरी बहुत, इट इज ऑफ अटमोस्ट रिक्वायरमेंट। एक सेकंड, एक सेकंड, यस यस, परफेक्ट, हाय, थैंक यू आयुष, थैंक यू। हैवी मशीनरी जो है, हैवी मशीनरी दो तरह से तुम फंड कर सकते हो, तीन तरह से फंड कर सकते हो रियलिटी में। फंड का मतलब तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि भैया मेरी इस हैवी मशीनरी के बिना काम हो ही नहीं सकता, मैं तो इस मशीनरी के बिना मेरी फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। अब हैवी मशीनरी परचेज करने के तीन मेथड्स हैं। या तो तुम खुद का पैसा लेके आओ, यू हैव द मनी, लेट्स से यू हैव द मनी, तो तुमने इन्वेस्ट कर दिया, चलो भाई हो गया। इसको भी कहेंगे हैवी मशीनरी को परचेज करने को कहेंगे यही कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, या लॉन्ग टर्म डिसीजन है, या फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन शॉर्ट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट तुम्हारी ज्यादा है जब तुम हैवी मशीनरी खरीद रहे हो। पर कैसे खरीद सकते हो, पैसा कहां से अरेंज करोगे, इस हैवी मशीनरी को फंड कहां से करोगे, या बहुत टेक्निकल टर्म में बोलूं तो फाइनेंस कहां से करोगे। तुम्हें या तो मनी चाहिए, तुम्हारे पास मनी है, मनी तो तुम्हें चाहिए और मनी पैसा तुम्हारे पास है, तो तुमने पैसा दिया और हैवी मशीनरी खरीद ली। दूसरा ऑप्शन, भैया तुमने मांगा बैंक से लोन, बैंक ने तुम्हें लोन दे दिया और लोन से तुमने खरीद ली हैवी मशीनरी। पर हैवी मशीनरी किसके नाम पे हुई, बैंक के नाम पे। ऐसा होता है ना, जब तुम गाड़ी बैंक के लोन के पैसों से खरीदते हो तो गाड़ी किसके नाम पे होती है, बैंक के नाम पे होती है, अनलेस एंड अनटिल यू पे द लास्ट ईएमआई, जो तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भर लेते तब तक जो गाड़ी होती है वो बैंक के नाम पे होती है। सिमिलरली हैवी मशीनरी भी ऐसी है, वो बैंक के नाम पे और तुमने खरीद लिया और तुम उसको यूज कर रहे हो। तो लोन इज वन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। एक और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव है, उसको बोलते हैं लीजिंग, कि भैया तुमने एक ईयरली रेंट बांध लिया, जैसे होटल्स बहुत ज्यादा लीज होते हैं, मैं बताता हूं क्या है उसका मॉडल, क्या होता है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स का मतलब यह है, तुमने मल्टीपल चीजें, मल्टीपल मशीनरी खरीद ली, बट वो खरीदी नहीं, उसको लीज पे रख लिया कि भैया हम एक साल में आपको इस मशीन का इतना रेंट दे देंगे, आप ये मशीन हमें यूज करने दो। तो जो मशीन रेंट पे दे रहा है या लीज पे दे रहा है वो कहेगा हाँ यार मेरे को इस बंदे पे ट्रस्ट है, ये मेरे को रेंट देता रहेगा, इसके पास अब इतना बजट नहीं है कि ये पूरी पूरी मशीनरी खरीद ले, तो मैं क्या करता हूँ इसको लीज पे दे देता हूँ। तो लीजिंग इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि आप रेंट कर सकते हो। इस केस में आप खरीद तो यार लीजिंग हो गया या लोन हो गया, इस केस में आप हैवी मशीनरी खरीद नहीं रहे, हैवी मशीनरी यूज कर रहे हो, हेंस आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देखो मनी जब आपके पास खुद है तो मैं बोल सकता हूं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि यार आप खुद पे करना चाह रहे हो, ज्यादा है। इस केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, इस केस में भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि आप लोन पे ले रहे हो और आप बैंक को प्रॉमिस कर रहे हो हम आपको पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने देते रहेंगे, हर साल देते रहेंगे। सिमिलरली लीज जब तुम दे रहे हो, लीज का जो अमाउंट है कि भाई हाँ हम हर साल आपको इतना अमाउंट देते रहेंगे, तो यही बोल रहा है जितने ज्यादा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स होंगे, जितने ज्यादा हमारे पास वेज होंगे फंड्स उठाने के, उतना हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। एग्जांपल लीजिंग फैसिलिटी मोर द, इसको तुम एक शॉर्ट करक्स में लिख सकते हो, आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा तुम्हें। इसका मैं एग्जांपल बता रहा था कि लीजिंग और क्या होता है, होटल लीज होते हैं। अब तुम्हें होटल में बिजनेस करना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है भैया, जरूरी नहीं है कि होटल ओनर जो होटल पे रिसेप्शनिस्ट बैठा है या जो भी मालिक है होटल का उसने होटल खरीद रखा हो, होटल वो लीज पे ले लेते हैं और वो प्रॉफिट कमाते हैं, फिर लीज की अमाउंट होती है वो देते हैं। समझ रहे हो ना, ऐसे प्रॉफिट मेकिंग होता है होटल बिजनेस में। जरूरी नहीं है तुम्हें एक बड़ा बैंक्वेट हॉल चलाने के लिए बैंक्वेट हॉल पहले खरीदना पड़ेगा, तुम उसको लीज पे भी ले सकते हो, लोन पे भी ले सकते हो, ऐसे तुम अपनी पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हो, तुम लीज पे बेसिकली कुछ भी चीज ले सकते हो। पर ये चीज हम बात कर रहे हैं होटल की, हैवी मशीनरी की। छोटी मशीनरी के लिए भैया ये चेयर तुमने ली है, तुम लीज पे थोड़ा लोगे, ये चेयर है भैया, इस चेयर को तुम लीज पे नहीं लोगे, इस चेयर को तुम कहोगे हाँ भैया हम तो ऐसे ले लेंगे। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं।
तो जरूरी नहीं है, जस्ट अ सेकंड भाई ये क्या हो गया, तो इस शेयर को तुम लीज पे नहीं खरीद सकते, इस शेयर को तो तुम पूरा डायरेक्टली खरीद लोगे, कि लीज पे थोड़ा लेंगे, हैवी मशीनरी बिग असाइनमेंट्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो होटल्स भी लीजिंग पे होते हैं, तो ये बोल रखा है, अगर तुम्हें कंक्लूजन लिखना है फाइनली तो तुम ये लिख सकते हो, मोर द फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, मोर द फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है जी, जितने ज्यादा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स होंगे लेस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल को भी एफसी लिख रहे हैं आप, फिर पूरा लिखोगे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, बिल्कुल आज समझ आ गई, इसी के साथ आज हमारा टॉपिक होता है खत्म, पार्ट 8 हमारा यार पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, आप बहुत अच्छा लगा आप क्लास में आते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना यार, यहाँ पे क्लास 11th और 12th का कॉमर्स A to Z कंप्लीट कराया जा रहा है, A to Z यार हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट कर देंगे, प्लस बिजनेस स्टडीज हम A to Z सारे के सारे चैप्टर्स आपके ले रहे होंगे, बहुत इजी मेथड में समझा रहे होंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ने नहीं वाले हैं, थोड़ी लंबी क्लास हो जाती है मेरे को पता है, बट पूरे की पूरी मेहनत है यार आप सबको अच्छा पढ़ाने की, अच्छा प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने की, थोड़ा लंबा है कोई बात नहीं, देख लो हमारे पास काफी टाइम है बोर्ड्स के लिए, कोई इस चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, उनको बता दो भैया ये ले, नोट्स भी यहाँ पे आपके पास आ रहे होंगे बड़ी जल्दी, बिजनेस बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के नोट्स आउट हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके जरूर चेक करना, अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो यार प्लीज कर लो, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, इट्स आवर ओन इन हाउस एप्लीकेशन where we are providing you premium quality notes and videos, ये जितने भी वीडियोस यहाँ पे YouTube पे आप देख रहे हो, ये सारी लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे भी मिल रही होती हैं, बेस्ट क्लास फॉर क्लास 12, बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 आपको वहां मिल रहे होंगे, ठीक है जी, ऑल क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आ जाएंगी, आप वहां पे लाइव क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो, सही सर हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं, हमें लाइव क्विज अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर देने हैं, आप लाइव क्विज भी वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, सिमिलरली ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस, A to Z वीडियो लेक्चर्स भी आप वहां पे दे सकते हो, हमारे यार पेड क्विजेस भी है, फ्री क्विजेस भी है, आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, देखना क्वालिटी बताना इन क्विजेस की कैसे है, केस स्टडीज भी है, मल्टीपल चीजें आपको वहां मिल रही होंगी, ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस, सर हमने चैप्टर 9 के ऑलमोस्ट 8 पार्ट कर दिए हैं, अब कहोगे भैया 8 पार्ट मिल नहीं रहे, प्लेलिस्ट में दिख नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा, घबराओ मत, लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे जाओ, यहाँ पे आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी यूट्यूब पे चीजें लाइव चल रही है ना A to Z वहां पे भी अपडेट हो जाती है, अपलोड हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पे प्लीज ज्वाइन करो, कॉमर्स का महा कम्युनिटी है भैया, सोशल कम्युनिटी है, ऑनलाइन कम्युनिटी है, कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।